चैलेंजेस तो बेतहाशा हमें फेस करने पड़ते हैं। माशरती रवैया तो ना पूछें आप, हम जहाँ से गुजरेंगे हमें मुड़ के यूं गर्दन फेर के देखेंगे। इतना तो मेरे ख्याल से शाहरुख खान पे फोकस नहीं करता होगा, वो शायद बाजार में निकले जितना हम पे फोकस करते हैं। और मोस्टली लोगों के कमेंट्स होते हैं कि आप जो है वो इसको लाने की क्या जरूरत थी। मतलब वो चाहते हैं कि हम जो है घर की दीवारों में बंद होकर रह जाएं। वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि हम लोग भी, हमारा भी दिल करता है शॉपिंग करने के लिए भी, हमें भी एक नॉर्मल, हम भी जॉब्स कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं, ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ हूँ। आज एक बड़ी अहम जो है वो इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, जो माशरे के अंदर जिसको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और जो अपनी मेहनत और हिम्मत से माशरे में नुमाया मुकाम रखते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे, इनकी जिंदगी, उनके चैलेंजेस और ख्वाबों के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त सजीला मैडम जो है वो मौजूद है, जो हमारे साथ मौजूद है। मैडम बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। मैडम थोड़ा सा अपना तारुफ करवा लीजिएगा, आपको तालीम और पेशे के हवाले से जरा बताइएगा। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और बात करने का मौका दिया। नाम तो आपने बता दिया, मेरा नाम सजीला बीबी है। और इसके अलावा जो है मैंने टेलीकॉम इंजीनियरिंग की है यूटी पेशावर से, और एमएस किया मैंने यूटी टेक्सला से। यूटी टेक्सला में मैंने एज अ टीए भी सर्व किया, और उसके अलावा मैंने रेडियो पाकिस्तान में भी जो है 1 साल तक तकरीबन जॉब की। और उसके बाद जो है मैंने मुख्तलिफ एनजीओज़ में जो है वो एज अ वॉलंटियर काम किया और डिसेबिलिटी पे। तो अब जो है मैं एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सर्व करी हूँ एज असिस्टेंट डायरेक्टर स्केल 17 में। डिपार्टमेंट का नाम इसलिए नहीं लूंगी, मैं नहीं चाहती कि मेरी राय को जो है वो डिपार्टमेंट की राय से जो है वो रिलेट किया जाएगा कुछ। तो मैडम आपके ख्याल में पाकिस्तान में मजदूर जो अफराद हैं उनको सबसे बड़े जो है वो किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, वो चैलेंजेस कौन से हैं, इस हवाले से बताइएगा। चैलेंजेस तो बेतहाशा हमें फेस करने पड़ते हैं। अगर मैं सारे गिनवाने बैठ जाऊं तो शायद जो दिन पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन जो चंद एक हैं जो मैं बताना चाहूंगी, जो बेसिक हमारे इश्यूज हैं वो मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगी 3-4। सबसे पहले जो हमारा जो इशू है वो है एक्सेसिबिलिटी। अगर हम एक्सेसिबिलिटी का इशू हमारा जो है वो सॉल्व कर दिया जाए तो हमारे 90% प्रॉब्लम्स खुद हल हो जाएंगे। हम जहाँ पे भी जाते हैं, फॉर एग्जांपल शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो सीढ़ियाँ जो है वो हमारा मुंह चढ़ा रही होती हैं। तो रैंप्स नहीं है, लिफ्ट नहीं है। तो ये चीज़ें एक्सेसिबिलिटी पे जो है वो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ पे बैंक्स ने जो है कुछ स्लोप्स बनाए हुए हैं फॉर्मेलिटी के तहत, वो भी ऐसे स्लोप्स हैं कि उन पर 3-3 बंदे ला के हमारी व्हील चेयर चढ़ाते हैं। तो ऐसे स्लोप का क्या फ़ायदा? मतलब स्लोप का मतलब ये होता है, रैंप का मतलब ये होता है कि व्हील चेयर यूजर इंडिपेंडेंटली खुद मूव कर सके। स्लोप बनाने में आपको कुछ टेक्निकलिटीज पे गौर करना पड़ता है, किस तरह स्लोप, उसका प्रॉपर एंगल, उसकी लेंथ क्या होती है। उस हिसाब से फिर आप डिसेबल्ड पर्सन को बुला के उससे इंस्पेक्शन करवाते हैं कि ये आया, ये व्हील चेयर यूजर खुद इस पर चढ़ सकेगा कि नहीं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, खुद ही बना के सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तहत ऐसे ऐसे स्लोप हैं जिसपे मतलब जो हमें व्हील आम बनानी चल सकता है, आपको जो है वो कोशिश करवाई जाती है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। मैडम थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि बेसिकली ज्यादातर लोगों के जहनों में ये चीज आती है कि ये जो मजदूरी है, डिसेबिलिटी, ये पोलियो के कतरों से होता है। इस पे जरा तफसीली ब्रीफ करें, क्योंकि आप खुद इसका शिकार हैं, आपको जरा अच्छा बता सकेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पोलियो के कतरे जरूरी है, मैं मानती हूँ। वो भी पोलियो एक जो मेजर टाइप डिसेबिलिटी की है वो पोलियो भी है, लेकिन डिसेबिलिटी की और बहुत सी टाइप्स हैं। ये हमारे यहाँ बहुत बड़ी गलतफहमी पाई जाती है कि जो डिसेबल पर्सन जो है बस वो पोलियो वाले हैं। ऐसा नहीं होता। डिसेबिलिटी जो है वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की वजह से भी हो सकती है, और बहुत सी टाइप्स हैं जिसकी वजह से डिसेबिलिटी हो सकती है। आपका एक्सीडेंट हो सकता है, टेररिज्म का जो शिकार होते हैं वो लोग व्हील चेयर पे आ जाते हैं। तो सिर्फ एक पोलियो जो है वो डिसेबिलिटी की वजह नहीं। मैडम थोड़ा तल्ख सवाल करने जा रहा हूँ, शायद अच्छा भी न लगे आपको। जो हमारे माशरती रवैया है, आपको रोजमर्रा जिंदगी और उस हवाले से आपको किस तरह नजरअंदाज करते हैं? माशरती रवैया तो ना पूछें आप, हम जहाँ से गुजरेंगे हमें मुड़ के यूं गर्दन फेर के देखेंगे। इतना तो मेरे ख्याल से शाहरुख खान पे फोकस नहीं करता होगा, वो शायद बाजार में निकले जितना हम पे फोकस करते हैं। और मोस्टली लोगों के कमेंट्स होते हैं कि आप जो है वो इसको लाने की क्या जरूरत थी। मतलब वो चाहते हैं कि हम जो है घर की दीवारों में बंद होकर रह जाएं। वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि हम लोग भी, हमारा भी दिल करता है शॉपिंग करने के लिए भी, हमें भी एक नॉर्मल, हम भी
जॉब्स कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं, ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं. अब ऑफिस में इन्होंने एक्सेसिबिलिटी नहीं रखी, मतलब ये उम्मीद ही नहीं रखते कि एक व्हीलचेयर यूजर भी हमारा एम्प्लॉय हो सकता है, वो भी आ सकता है, वो उसने भी एक नॉर्मल लाइफ गुजारनी है, उसने भी खाना पीना है, एक फैमिली उसकी भी होगी. यहाँ पे जो बिल्कुल ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बस एक बंदा व्हीलचेयर पे बैठ के उसको घर में बंद करके रख दो. मैडम थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि जिस तरह पंजाब के अंदर अगर बात करें वहाँ पर बसेस और दीगर चीज़ें, और सुबह खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो यहाँ पर कई इलाकों में रक्शे जिसको चंची कहा जाता है, और ज़्यादातर हज़ारा के अंदर सुजुकी जो है वो उसका रुझान बहुत ज़्यादा है. इस हवाले से आपको क्या दरपेश मसाइल होते हैं? अच्छा, मैं इसी तरफ आने वाली थी. मैंने एक्सेसिबिलिटी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो डिस्कस किए. अभी मैं ट्रांसपोर्टेशन की तरफ आने वाली थी कि ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से जो है हमें बहुत ज़्यादा जो है वो चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है. यहाँ पे अब मोस्टली जो ये होता है कि जो लोकल गाड़ियाँ हैं वहाँ पे तो जो व्हील चेयर यूजर है तो उसको तो वो किसी सूरत बिठाना पसंद ही नहीं करते. वो कहते हैं कि भाई इसको बिठाने से बेहतर है कि हम आगे 3-4 सवारियां और उनको बिठा दें, इस पे टाइम ज़ाया करने से. तो मोस्टली हमें जो है गाड़ियाँ बुकिंग करनी पड़ती हैं. अब आप यकीन करें, मैं डेली ऑफिस आती जाती हूँ तो 1000 रुपये मेरा डेली आने जाने का लगता है. अब सोचें मेरी तो इतनी जॉब है, मैं अफोर्ड कर लेती हूँ, लेकिन जो जिन लड़कियों की जॉब नहीं होती क्या वो घर में बंद होकर रह जाएंगी? उनका आना जाना कहीं तो मतलब पॉसिबल ही नहीं होता. तो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से हमें बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है. तो अभी कह रहे हैं कि कुछ बसेज आ रही हैं इधर KPK में शायद आए एबटाबाद में, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उनको बाकायदा व्हील चेयर यूजर के लिए आप एक्सेसिबल बनाएं, हमारा भी हक है उन पर बैठने का. उसमें रैंप्स हों, बाकायदा व्हील चेयर की खड़े होने की जगह होनी चाहिए. किसी हद तक तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल आप हल करें. इसके अलावा जो है दूसरी चीज़ ये कि जो गवर्नमेंट टैक्सेस वो करती है गाड़ियों पे, वो जो है डिसेबल पर्सन्स के लिए वो टैक्सेस जो है वो अपने माफ करें. ठीक है, जितनी जो नई गाड़ियां हैं जो बिल्कुल 0 मीटर गाड़ी हम लोग खरीदते हैं, क्योंकि हमें अपनी गाड़ी की जरूरत जो है वो दूसरे नॉन डिसेबल्ड के मुकाबले में बहुत ज्यादा है. नॉन डिसेबल्ड बंदा तो 10 रुपए देगा, यहाँ से वहां चला जाएगा, हम नहीं जा सकते. हमें घर से हम निकलेंगे तो कम से कम हमारे पास 1000-1500 हो तो हम तब जगह में पहुंच सकते हैं. मैडम गाड़ी के साथ तो मैं तो ये भी सजेस्ट करूंगा कि जो प्रॉपर्टी टैक्सेस होते हैं बाकी जो उस पर भी रिलीफ जो है वो दिया जाए. बिल्कुल ये चीज नहीं कि आप जो गाड़ी के टैक्सेस कर रहे हैं, अगर प्रॉपर्टी टैक्स है, वाटर टैक्स है, जिस तरह बिजली का करते हैं, सुई गैस के लिए वो अप्लाई करते हैं, वो मतलब कि हर चीज के लिए आपको प्रॉपर टैक्स होना चाहिए कि भाई इतने इनकी परसेंटेज माफ है. बिल्कुल. जिस तरह गवर्नमेंट अप्लाई है उनके लिए प्रॉपर्टी टैक्स है, उनके लिए 60-50% माफ रहता है. इसी तरह आगे लोग भी किया जाए. चलो इस पे हम कोशिश करेंगे कि किसी इदारे से हम बात करें इस चीज पे. कौन सी सहूलियत जो है या मदद जो आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट हासिल की है? सहूलियत या मदद मोस्टली जो है मुझे सपोर्ट मेरी फैमिली की तरफ से मिली, और दूसरा जो है वो कुछ जो डिसेबिलिटी पे काम करने वाली NGOs हैं उधर मैं गई तो उधर मुझे ये सपोर्ट मिली कि मुझे मैंने बाकी जो डिसेबल लोग थे उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ, मुझे समझ पड़ी कि कैसे मतलब अपनी लाइफ को डिसेबिलिटी के साथ मैनेज करना है. जब क्योंकि मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो सारा नॉन डिसेबल पर्सन के इंस्टीट्यूट से था, तो मेरा जो इंटरेक्शन था वो मोस्टली नॉन डिसेबल लोगों से रहा. तो जब फिर मैंने उसके बाद ही वॉलंटियर बेसिस पे डिसेबिलिटी से रिलेटेड NGOs वगैरह ज्वाइन की, तो वहाँ पे डिसेबल पर्सन से मेरा इंटरेक्शन हुआ. मुझे पता चला कि डिसेबिलिटी को कैसे मैनेज करना है, इसको एक बर्डन नहीं समझना, ये कोई मतलब स्टिग्मा नहीं है, तो आपने इसको लेके कैसे आगे चलना है, ये सारी चीजें मुझे वहाँ से थोड़ा सा मजदूरी के हकूक और कवानीन के हवाले से जरा सा बता दीजिएगा. मजदूरी के कवानीन तो यहाँ पे बहुत सारे हैं. एक तो 1981 का ऑर्डिनेंस है, ठीक है. बस फिर डिसेबिलिटी राइट एक्ट 2020 भी है जो कहता है कि हम जी 2% जो है वो कोटा होगा डिसेबल पर्सन्स का, और फिर उनको मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट में भी दी जाएगी, और बाकी सारी चीजों पे कवानीन बहुत ज्यादा है. मसला आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन का, अमल दरामद नहीं हो रहा कहीं पे भी. आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट तो बिल्कुल गौर ही नहीं करते कि 2% कोटा हमने लागू भी करना है. सरकारी इदारों का क्या मसला होता है? सरकारी इदारों में ये प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे कोई इतना बड़े हमारे इदारे तो है नहीं जो 100 के हिसाब से जो हम सीटें अनाउंस करें. यहाँ पे सीटें मोस्टली अनाउंस होती हैं 20 या 30
ٹھیک ہے. اب اس میں 2% کوٹے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 100 بندے ہائر کرو گے تو پیچھے 2 ڈسیبل آئیں گے. جب یہ 20 یا 30 بندے آپ ہائر کریں گے ڈسیبل بندہ تو پیچھے کوئی نہیں آئے گا. بھی سفارش ہونا لازمی ہے. ہاں اس میں بھی سفارش ہونا لازمی ہے. اچھا اب یہ ڈپارٹمنٹ اسی طرح جو ہے تھوڑی تھوڑی سیٹیں اناؤنس کر کے اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے فلفل کرتے رہتے ہیں, ڈسیبل پرسن سائڈ پہ بیٹھے رہتے ہیں. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اب کوٹا تو ہے ہمارا, اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو انہوں نے ٹیسٹ پہ رکھا ہوا ہے نا کہ آپ نے جو ہے بیسک جو ایٹا کا یہ پبلک سروس کمیشن کا ٹیسٹ ہے, آپ نے اس میں بیسک مارکس لینے ہیں, چاہے وہ 50% ہے کسی بھی ٹیسٹ میں اور کسی میں 33% ہوتے ہیں. اب جو ڈسیبل پرسنز ہوتے ہیں وہ تو موسٹلی گھروں میں ایجوکیشن ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ لیتے ہیں. بہت کم اتنے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ وہ ایز اے ریگولر کینڈیڈیٹ جا کے یونیورسٹیز میں پڑھ سکیں. تو گھروں میں جب وہ ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ پڑھتے ہیں تو ان کا وہ اتنا ایجوکیشن کا لیول نہیں ہوتا کہ وہ ٹیسٹ پاس کر سکیں. موسٹلی لوگ وہیں پہ جو ہے وہ فلاپ ہو جاتے ہیں, وہ رہ جاتے ہیں. اب کچھ جو خوش قسمت لوگ جو ہے وہ آگے ڈپارٹمنٹس میں ہائر ہو جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, پھر وہاں جو ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہاں جو ان کے ساتھ جو ڈسکریمنیشن ہوتی ہے وہ آپ نہ پوچھیں, ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں جاتا. ان کے اب اگر فار ایگزامپل ایک میں آفیسر ہوں, میرے ساتھ کا آفیسر ٹھیک ٹھاک جو ہے بندہ نان ڈسیبل ہے, اس کی بات کو جتنی امپورٹنس دی جائے گی میری بات کو وہ کنسیڈر ہی نہیں کریں گے. بات وہی آ گئی نا کہ آپ کی بات کا وزن نہیں ہے, مجھے فار گرانٹیڈ لیا جائے گا ہر چیز میں. میڈم معذور افراد کے لیے کون سی اہم تبدیلیاں دیکھنا چاہتی ہیں آپ؟ معذور افراد کے لیے جو میں تبدیلیاں دیکھنا چاہتی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ لوگوں میں اویئرنیس ہو, لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ بھئی یہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں. ہم نے جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی ان کو گھروں میں دبا کے نہیں رکھنا, ٹھیک ہے, ان کو بھی ایجوکیشن اور امپلائمنٹ اور یہ ساری چیزیں ان کی بیسک رائٹس ہیں وہ ہم نے دینے ہیں ان کو, ٹھیک ہے. میں چاہتی ہوں کہ ہر جگہ اویئرنیس ہو, ایکسیسیبلٹی ہو اور انکلوسیو ایجوکیشن ہو. ہمارے جو اسکولس ہیں کالجز ہیں وہاں پہ رینٹس نہیں ہیں, پائلٹس جو ہیں وہ ایکسیسیبل نہیں ہیں. تو پھر دوسرا یہ کہ ٹیچرس کی جو ہے وہ اس قدر میں جہالت کا ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتی, بٹ میں نے خود فیس کیا نا یہ چیز. میں نے اسپیشل ایجوکیشن تک پڑھا 6 تک. میں جب نارمل بچوں کو اسکول میں داخلہ دینے کے لیے نمبر 1 اسکول نہیں ہے یہاں پہ مجھے دلائی کے لیے, وہاں کی ایک ٹیچر پڑھی لکھی, ان پڑھ بندہ بھی ایسی بات کرے تو بندے کو اتنا برا بھی نہیں لگتا. اچھا پڑھی لکھی بندی پتہ ہے کیا کہتی ہے, وہ کہتی ہے ایسے بچے ان کو کون پڑھاتا ہے, یہ تو پرائمری پاس کر رہے ہیں اس کے بعد ان کو سلائی پڑھائی سکھا کے گھر میں بٹھایا جاتا ہے, ان کو کون پڑھاتا ہے. ان کا ایسا ایٹیٹیوڈ, وہ تو یہ تھا کہ میں خوش قسمت تھی کہ میرے ابو پڑھے لکھے تھے اور ان کا مائنڈ دوسروں سے بہت ڈفرنٹ تھا. انہوں نے وہاں پہ تیار کیا تھا کہ میں تمہیں سے پڑھا کے دکھاؤں گا. تو آج وہی ٹیچر کو ذرا اپنا بتا دیں کہ لنک کچھ چیزیں بھیج دیں, آج کیا دیکھیں میں کس جگہ پہ ہوں, تعلیم کرنے تو یہ نہیں ہے, ہر بندے کے لیے تو نہیں ہے. بس کوئی چیز آ جاتی ہے کہ ہم ڈسیبل لوگوں کو جو ہے وہ ہم نیچے دکھانے کے قابل چھوڑ دیتے ہیں, یہ چیز پہ ہم اس کو چھوڑتے ہیں. میڈم معاشرے کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے, دوسرا آپ کے مستقبل کے خواب اور مقاصد کیا ہے؟ معاشرے کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ ڈسیبلٹی از ناٹ انیبلٹی, ٹھیک ہے. آپ ایک ڈسیبل بندہ اگر ایک گھر میں پیدا ہو جاتا ہے نا تو اس کو آپ ساری زندگی رونے دھونے میں مت گزاریں. ایک چیز ہو گئی ہے بس ختم. اب اس کی ایجوکیشن پہ اس کے کیریئر پہ فوکس کریں, ٹھیک ہے. اب آپ اس کے کیریئر پہ فوکس کریں گے, اس کو پراپر سپورٹ دیں گے تو وہ بھی معاشرے کا کارآمد شہری بن سکتا ہے. وہ اس کو دوسروں پہ بوجھ مت بنائیں. اور دوسرا یہ کہ آپ پولیو کی ڈراپ ضرور پلوائیں, یہ بہت ضروری ہیں. آپ ایک اپنے بچوں کی زندگی کو مطلب ساری ان کی جو لائف اس کو چیلنجیبل مت بنائیں, اس کو مشکل مت بنائیں. میڈم آخری سوال آخر جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں, جس پہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے اندر اویئرنیس کی بہت زیادہ کمی ہے. بہت زیادہ. اگر صبح خیبر پختونخوا کے علاوہ پورے پاکستان کے اندر بات کیجیے تو وہاں پر اویئرنیس کی سب سے زیادہ کمی جو ہے وہ ڈسیبلٹی لوگوں پہ ہے. اگر یہاں پر اب کسی اور چیز پہ بات کریں, اگر حکومت ہے کوئی نئی چیز لانچ کرنا چاہ رہی ہے, اس پہ لاکھوں روپے لگا کے اویئرنیس پروگرام اس پہ کر رہی ہے, اویئرنیس کر رہی ہے, جس طرح پودے لینے, جس طرح پلانٹیشن ڈرائیو کر رہے ہیں, مینٹل ہیلتھ پہ پروگرامز ہو رہے ہیں, پنجاب کے اندر ترقیاتی کتنے کام ہو رہے ہیں, صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر کتنے ہو رہے ہیں, اویئرنیس ہو رہا ہے. لیکن اب کیا سمجھتے ہیں کہ ہزارہ کے اندر بالخصوص ایبٹ آباد کے اندر ایسے اویئرنیس پروگرام ہونے چاہیے جس پہ لوگ لیڈ کریں, جس طرح آپ جیسے جو خاتون ہیں جو مطلب پڑھی لکھی ہیں, جن کو پتہ ہے, وہ اس چیز کو لیڈ کریں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل ہونی چاہیے, یہ اویئرنیس سیشنز ہونے چاہیے, اسکولز میں ہونے چاہیے, کالجز میں ہونے چاہیے, اور سب سے بڑی بات گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں ہونے چاہیے. ایون گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں جو کلیریکل سٹاف ہے
उसको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। ये डिसेबिलिटी राइट्स पे और वुमेन राइट्स पे उनको बहुत ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि डिसेबिलिटी पे बहुत कम जो है वो गवर्नमेंट फोकस करती है, उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि की पोजीशन पे डिसेबल्ड पर्सन्स बहुत कम है, और दूसरी बात ये कि पार्लियामेंट में डिसेबल्ड पर्सन्स नहीं है, ठीक है। और जब हमें पॉलिसी मेकिंग में शामिल नहीं करेंगे तो दूसरों तो हमारे बारे में ज़ाहिर है उनको क्या पता हमें किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। मैडम क्या पता कि असेंबली के अंदर ना हो, लेकिन जो पॉलिसी मेकिंग है वहाँ पर आपके जो है बहनें और भाई डिसेबल्स मौजूद हों, लेकिन वहाँ पे बात ना करना चाहते हैं। नहीं, बहुत कम है। पॉलिसी मेकिंग में बहुत ज़्यादा कम लोग हैं, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में इतनी फैसिलिटीज नहीं है कि उस लेवल तक, जो एक दो हैं भी वो इतने मतलब एक दो बंदे के होने से क्या फर्क पड़ता है। की पोजीशंस पे ज्यादातर डिसेबल्ड जब आएंगे तब जो है वो हमारे बारे में कानून साजी होगी, हमारे ऊपर फोकस किया जाएगा। जी बिल्कुल, ये थी शजीला मैडम थी जो है वो खुद डिसेबिलिटी का जो है वो शिकार थी, और अपने हौसले उनके बुलंद है, पैगाम इनके जो पैगाम उनको हम सराहते हैं और उम्मीद करते हैं कि माशरे और मजदूर अफराद को बराबर के मौके फराहम करेगा। दूसरी जगह में जो यहाँ पर मौजूद एसएसपी ट्रैफिक्स हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि जो शहर के अंदर जो ऐसे रैम्स या ऐसे सुजुकी जो बसेस या दीगर जो हमारी जो चीज़ें हैं ट्रांसपोर्ट, उन पर अवेयरनेस किया जाए और अवेयरनेस आगाही मुहिम जारी की जाए। जितने भी हमारे डिसेबिलिटी लोग हैं उनके लिए जो है वो प्रॉपर एक जगह पे खड़े होकर जो ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार है वो इनको जो है वो सीट्स पे बिठाकर उनको और ट्रैफिक वाले जो है उनको अपने मुकाम तक पहुंचाने में जो इनके साथ मदद करें। तो ये बड़ा अहम एपिसोड है। इस हवाले से हज़ारा डिवीजन के अंदर जो डिसेबिलिटी लोग हैं उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मैंने बड़ी तफसील से जो है ये तमाम तक जो है तफसील से अपना इंटरव्यू अपना जो उनके दिल के जो बयान थे वो उन्होंने जो है आप लोगों तक पहुंचाए हैं। तो मैं भी ये कोशिश करूंगा जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनसे भी बात करेंगे इस हवाले से, तो उनके लिए कोटे की दीगर जो उनकी जरूरियात है उनमें जो है इजाफा किया जाए। तो अगले प्रोग्राम तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।